क्वेश्चन नंबर 213। अ चाइल्ड विद बीटा थैलेसीमिया, जिसे कूलीज एनीमिया भी कहा जाता है, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। कूलीज एनीमिया किससे कहा जाता है? बीटा थैलेसीमिया इज एडमिटेड टू द एम्बुलेटरी केयर यूनिट फॉर अ ट्रांसफ्यूजन। उसका ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है। व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन द डिस्चार्ज प्लानिंग? उनके क्या क्या डिस्चार्ज प्लानिंग में हम चीज़ें इंक्लूड करेंगे। तो आइए देखते हैं कूलीज एनीमिया से बनने वाले प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आता है कि बीटा थैलेसीमिया मेजर को, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, बीटा थैलेसीमिया मेजर का दूसरा नाम क्या होता है? कूलीज एनीमिया, कूलीज एनीमिया। सेकंड क्वेश्चन, यह एक ऑटोजोमल रिसेसिव होता है। सब देखिए बच्चे, ज़्यादातर ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यह एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। उसके बाद इसमें क्या हो जाता है? प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन इन द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में जो एक चेन होती है ग्लोबिन चेन, उसका प्रोडक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन कम हो जाता है हीमोग्लोबिन में, ये याद रखिएगा। और इसके लिए बोथ पेरेंट्स, दोनों के दोनों अगर पेरेंट्स कैरियर होंगे तभी बच्चे को ये बीमारी होती है कूलीज एनीमिया। तो बोथ पेरेंट्स कैरियर होने चाहिए। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या होता है? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, कई बार पूछेगा क्या होता है? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी देखने को मिलती है। माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक, यही आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में भी देखी जाती है। आयरन डेफिशिएंसी में भी यही देखी जाती है, सबसे कॉमन होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इंडिया में। उसमें भी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक देखी जाती है और कूलीज एनीमिया भी माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक देखी जाती है। ठीक है, और इसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो हेपेटाइटिस सी होने का रिस्क होता है। ठीक है, और अगर इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आरबीसी टूटती है ना, कूलीज एनीमिया में बहुत ज़्यादा आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, उसकी वजह से इसमें आयरन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है बॉडी में। काफ़ी ज़्यादा आयरन टूटेगा, आरबीसी टूटेंगी तो आयरन ज़्यादा होगा, और जब आयरन ज़्यादा होता है तो उसे कहते हैं हीमोसिडिरोसिस, यानी आयरन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में। और हीमोक्रोमैटोसिस क्या है? जब ये आयरन जो बढ़ा हुआ है ये सेल्स को डैमेज करने लगता है, हमारी बॉडी की सेल्स को डैमेज करने लगता है, तो उसको हम कहते हैं हीमोक्रोमैटोसिस। ठीक है, और याद है एंटीडोट ऑफ आयरन, जब आयरन ज़्यादा हो जाता है तो उसका एंटीडोट क्या देते हैं? बहुत फेमस है डीफेरोक्सामाइन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, डीफेरोक्सामाइन एंटीडोट होता है आयरन टॉक्सिसिटी का। ठीक है, और जिसको कूलीज एनीमिया है यानी हिमोलिटिक एनीमिया है, बार बार उसका आरबीसी टूट रहा है, बहुत ज़्यादा टूट रहा है, उसको ध्यान रखें, इन्फेक्शन मत होने देना। क्लाइंट को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से, यही इसका आंसर जाएगा। कूलीज एनीमिया वाले व्यक्ति को, जिसको हिमोलिटिक एनीमिया है, उसको एडिशनल स्ट्रेस में और नहीं डालना है, उसकी बॉडी को और स्ट्रेस नहीं देना है, उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कूलीज एनीमिया से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 214। अ चाइल्ड विद सिकल सेल डिजीज, एक बच्चे में सिकल सेल डिजीज है, उसको हो रहा है सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस। बच्चे सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस में क्या होता है? सारा का सारा जो ब्लड होता है ना, वो सारा का सारा ब्लड एक तो लीवर में चले जाता है और दूसरा चला जाता है स्प्लीन में, जिसकी वजह से स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, लीवर का साइज बढ़ जाता है। सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस में सारा का सारा ब्लड कहाँ चले जाता है? लीवर और स्प्लीन में। ठीक है, जिसकी वजह से सर्कुलेटिंग जो ब्लड वॉल्यूम होता है ना वो बहुत कम हो जाता है, पेशेंट को शॉक की कंडीशन हो सकती है। ये ध्यान रखना है बस आपको। सारा का सारा सिकल सेल वाले डिजीज वाले व्यक्ति को होता है, सारा का सारा ब्लड लीवर और स्प्लीन के पास चले जाता है, जिससे कि जो नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम है वेसल्स के अंदर वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से शॉक हो सकता है। तो एक व्यक्ति को सिकल सेल डिजीज की वजह से सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस हुआ है। द पेरेंट आस्क हाउ इट डिफर फ्रॉम पेनफुल वैसो एक्सल्सिव क्राइसिस। यह वैसो एक्सल्सिव क्राइसिस से कैसे अलग है? वैसो एक्सल्सिव क्राइसिस में तो क्या हो रहा था बच्चे, जब नॉर्मल आरबीसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी
तो वो सिकल सेल में चेंज हो जा रहा था और यहाँ पर ऑक्लूजन कर दे रहा था, जिसकी वजह से व्यक्ति को पेन हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। और इसमें हम क्या दे रहे थे, व्यक्ति को हाइड्रेशन दे रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट खूब सारा पानी पिला रहे थे, ऑक्सीजन दे रहे थे, है ना, और इन्फेक्शन वगैरह स्ट्रेस वगैरह से दूर रख रहे थे। लेकिन सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस में सारा ब्लड लीवर और स्प्लीन के पास जा चुका है। तो पेरेंट्स पूछ रहे कि वैसोकल्सिव क्राइसिस से कैसे अलग है, व्हाट शुड द नर्स कंसिडर बिफोर रिस्पॉन्डिंग। नर्स कैसे रिस्पॉन्ड करेगी कि सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस कैसे अलग होता है। तो इसमें ये बताएगी कि देयर इज डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड साइन ऑफ शॉक। इसमें क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि सारा ब्लड चले जा चुका होता है लीवर और स्प्लीन में, जिसकी वजह से शॉक हो सकता है बच्चे को। ठीक है, तो देयर इज डिक्रीज ब्लड सप्लाई एंड साइन ऑफ शॉक, यही सही आंसर जाएगा सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस, जो कि किस में होता है, सिकल सेल डिजीज में। क्वेश्चन नंबर 215, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विद सिकल सेल एनीमिया। एक बच्चे को सिकल सेल एनीमिया है। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। सबसे प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, टू प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ताकि थ्रोम्बस फॉर्मेशन ना हो। सिकल सेल एनीमिया का बच्चा है, उसमें क्या प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होगा, ताकि थ्रोम्बस फॉर्मेशन ना हो कैपिलरीज में, एंड द स्टेसिस एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड दैट अकर इन सिकलिंग प्रोसेस, और वहाँ पर वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग ना हो, जिस वजह से पहले आरबीसी सिकल शेप की बन रही थी और फिर वहाँ पर क्लॉटिंग वगैरह ऑक्लूजन वगैरह कर रही थी ना, तो ये ना हो इसके लिए नर्स क्या करेगी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी वैसोकल्सिव क्राइसिस वगैरह होता है, हमारा पहला काम होता है हाइड्रेशन देना, एनकरेज करना फ्लूइड, हाइड्रेशन दो ताकि क्लम्प वगैरह ना बने, ताकि थ्रोम्बस फॉर्मेशन ना हो। और बच्चे एक तो हाइड्रेशन देते हैं, दूसरा और क्या क्या करना होता है, उसको स्ट्रेस मत दो, स्ट्रेस मत होने दो, उससे भी सिकलिंग प्रोसेस होती है, तो स्ट्रेस मत होने दो, हाइड्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा दो, उस व्यक्ति को इन्फेक्शन मत होने दो, वरना इन्फेक्शन से भी क्या हो जाती है, सिकलिंग प्रोसेस। तो इन्फेक्शन मत होने दो, स्ट्रेस मत होने दो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी दो, उसको ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दो, ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दो। लेकिन यहाँ पर ही हमसे पूछ रहा था कि सिकलिंग प्रोसेस को कैसा रोका जा सकता है, या सिकलिंग प्रोसेस हो गया है, पेन को कैसे मैनेज किया जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा पानी पिला के। तो जब भी वैसोअकल्सिव क्राइसिस होता है, वैसोअकल्सिव क्राइसिस होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बन जाता है हाइड्रेशन। उसको खूब सारा हाइड्रेशन दो, पानी दो, उसके बाद उसको खूब सारा ऑक्सीजन दो, और थर्ड में उसके पेन को मैनेज करो। ये तीन चीज़ें आती हैं, हाइड्रेशन, ऑक्सीजन एंड पेन, उस बच्चे में जिसमें वैसोअकल्सिव क्राइसिस हो रहा है। तो एनकरेज करेंगे फ्लूइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 216, अ चाइल्ड इज एडमिटेड टू द पीडियाट्रिक यूनिट विद हीमोग्लोबिन लेवल 6.4। हीमोग्लोबिन लेवल कितना है उसका, मात्र 6.4 ग्राम पर डीएल। व्हाट शुड द नर्स प्रायोरिटी असेसमेंट। प्रायोरिटी असेसमेंट क्या होगा, अगर किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन लेवल इतना कम है तो जाहिर सी बात है बच्चे, क्या टिश्यूज़ को, सेल्स को ऑक्सीजन मिल रही होगी, नहीं। और जब सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो सारा का सारा दबाव किस पे जाता है, हार्ट पे जाता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही है। तो जब भी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जो प्रेशर है हार्ट पर वो बढ़ जाता है। इसीलिए हम बोलेंगे क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम है। तो हम किस चीज़ के लिए देखेंगे, साइन ऑफ कार्डियक डिकम्पनसेशन। हम देखेंगे कि कार्डियक क्या कर रहा है, डिकम्पनसेट कर रहा है, जैसे कि वो पल्स को बढ़ा देगा, यानी हार्ट रेट बढ़ा देगा, जिसकी वजह से बार बार ब्लड जाए और वहाँ पर ऑक्सीजन दे। ठीक है, आप देखोगे ऐसे मरीज में आपको पॉलीसाइथीमिया होता हुआ नजर आएगा, यानी कि आरबीसी बढ़ जाएंगे। ठीक है, आरबीसी बढ़ती हुई नजर आएंगी, ताकि क्या हो, ऑक्सीजन डिलीवर हो। तो पॉलीसाइथीमिया, पल्स रेट ज़्यादा होना, हार्ट रेट ज़्यादा होना, ये सारे साइन ऑफ कार्डियक डिकम्पनसेशन हमें देखने को मिलेंगे उस व्यक्ति में जिसमें हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 217 अ चाइल्ड इज इन सिकल सेल क्राइसिस। एक बच्चा सिकल सेल क्राइसिस है जिसे पेनफुल एपिसोड हो रहा है, रिपोर्ट्स राइट नी पेन, उसके राइट नी में पेन हो रहा है। व्हाट शुड द नर्स एंटिसिपेट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल ऑर्डर। मैंने आपको बताया ना, ऑक्लूजन हो जाता है सिकल सेल की वजह से, उसे वैसोअकल्सिव क्राइसिस कहते हैं, और उसके राइट नी में पेन हो रहा है। तो हमें क्या करना होता है, हमें इस समय पर सबसे मेन है हाइड्रेशन देना, ऑक्सीजन देना। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वार्म शॉक लगाएंगे नी में।
अगर नी में हम वार्म चीज़ लगाएंगे तो बताइए वार्म चीज़ क्या करती है बच्चे, वैसोडाइलेशन। और जब वार्म चीज़ वैसोडाइलेशन करेगी तो ये जो ऑक्लूजन है इसकी वजह से जो पेन हो रहा है वो कम होगा, क्योंकि अब ब्लड अच्छे से जा सकता है ना, तो पेन कम होगा। तो पेन को कम करने के लिए हमेशा वार्म सोक लगाएं, क्योंकि वार्म चीज़ें क्या करती है, हमेशा वैसोडाइलेशन, जिसकी वजह से लक्षणों में कमी आएगी। ठीक है, तो वार्मनेस हमेशा क्या करेगी, वैसोडाइलेशन करवाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 218, व्हाट नर्सिंग केयर टू प्रिवेंट अ क्राइसिस इज द सेम फॉर चिल्ड्रन विद सिकल सेल एनीमिया एंड सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज और सिकल सेल एनीमिया वाले बच्चे में सेम कौन सी चीज़ कॉमन है बच्चे, चाहे बच्चे को सिकल सेल एनीमिया हो चाहे उसको सीलिएक डिजीज हो, दोनों को प्रोटेक्ट करिए इन्फेक्शन से, क्योंकि इन्फेक्शन से इस बच्चे में, सिकल सेल एनीमिया वाले बच्चे में क्या हो सकता है, वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस। और सीलिएक डिजीज में क्योंकि माल नरिश्ड हो रहा है बच्चा, क्योंकि एडिक्वेटली एब्जॉर्ब नहीं हो रही फैट वाली चीज़ें, तो माल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चे में बहुत ज़्यादा प्रोन है कि उसको इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही बच्चों में, चाहे उसको सिकल सेल एनीमिया हो चाहे सीलिएक डिजीज़ हो, उनको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ तो माल नरिशमेंट की वजह से, और यहाँ पर इन्फेक्शन किस चीज़ को करवा सकता है, वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस को करवा सकता है, उससे बचाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 219, अ 6-year-old चाइल्ड विद सिकल सेल डिजीज़, एक 6 साल का बच्चा है जिससे सिकल सेल डिजीज़ है और उसको अभी वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस हो रहा है, वेसल्स के अंदर पूरा क्लम्पिंग हो चुका है, सेल्स सिकल सेल में शेप में चेंज होकर वहाँ पे क्लम्प कर रही है और उसको काफ़ी पेनफुल एपिसोड आ रहा है। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग कंसर्न, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर उसको वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस की वजह से पेन हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने आपको बताया जब भी ये होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हाइड्रेशन, खूब सारा पानी पिलाओ। और दूसरा, ये जो पेन हो रहा है ना, इसको मैनेज करो, पेन को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या ऑक्सीजन देने का फ़ायदा है बच्चे, अब जब ये क्लैम्प हो चुके हैं ना, तो ऑक्सीजन देने का फ़ायदा तो है, लेकिन वो जो क्लैम्प्ड है उनको वापस से ठीक नहीं कर सकता, फर्दर कोई क्लैम्प ना बने उसको ज़रूर प्रिवेंट कर सकता है। तो आंसर क्या जाएगा, एक तो हाइड्रेशन देना इंपॉर्टेंट है, एक पेन मैनेजमेंट करना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस हो रहा है तो पेन को मैनेज करो और हाइड्रेशन दो। और ऑक्सीजन यहाँ पर आंसर नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि ऑक्सीजन तो फर्दर चीज़ों को रोकेगा, लेकिन जो हो चुकी है उनको ठीक नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 224, अ 4-year-old चाइल्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्या है बच्चे को, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इज ट्रीटेड विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी दी जा रही है। अ नर्स रिव्यू लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ चाइल्ड यूरिन टू इवेलुएट द ट्रीटमेंट हैज़ बीन इफेक्टिव, कैसे कहेंगे कि ट्रीटमेंट इफेक्टिव है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है बच्चे, आप देखते हो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यूरिन में क्या आता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन आता है, और कितना प्रोटीन आता है, 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा प्रोटीन आपको यूरिन में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बोलते हैं, जब यूरिन में प्रोटीन 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ट्रीटमेंट इफेक्टिव कब होगा, जब प्रोटीन यूरिया क्या देखने को मिलेगा आपको, कम। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड डिक्रीज, अगर ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो रहा है तो क्या कम होना चाहिए, यूरिन में आने वाला प्रोटीन कम होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ें। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, किडनी डैमेज हो जाती है, किडनी डैमेज होने की वजह से किडनी का जो प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन वगैरह, वो यूरिन के साथ बाहर आता है। जब एल्ब्यूमिन बाहर आ जाता है तो पेशेंट को देखने को मिलता है एडिमा। ठीक है, और एल्ब्यूमिन जब बाहर आ जाता है तो पेशेंट को हो जाता है हाइपो एल्बुमिनीमिया, यानी ब्लड में कमी हो जाती है एल्ब्यूमिन की, पेशेंट को एडिमा हो जाता है। जब ब्लड में एल्ब्यूमिन की यानी प्रोटीन की कमी हो जाती है, बॉडी खुद की प्रोटीन बनाती है, लिपिड्स का लेवल बढ़ा देती है, इसलिए पेशेंट में देखने को मिलता है हाइपर लिपिडीमिया। ये क्वेश्चन भी आता है, हाइपर लिपिडीमिया देखने को मिलेगा, हाइपो एल्बुमिनिया देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपोएल्बुमिया, प्रोटीन यूरिया, पेशाब में प्रोटीन आता हुआ नज़र आएगा, है ना, और पफिनेस ऑफ फेस, पेरीऑर्बिटल एडिमा यानी आंखों की चारों तरफ सूजन, ये सारे लक्षण प्रोटीन यूरिया, पेरीऑर्बिटल एडिमा, हाइपरलिपिडीमिया, एडिमा, हाइपोएल्बुमिनीमिया। ठीक है,
ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं? नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, ठीक है। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जनरलाइज्ड एडिमा देखने को मिलता है जिसके एनासार्का कहते हैं। पूरी बॉडी में सूजन को क्या कहते हैं? एनासार्का, जनरलाइज्ड एडिमा, जनरलाइज्ड एडिमा। और उसके बाद इसमें हम कैसी डाइट देते हैं? इसमें ऐसी डाइट दो जिसमें सोडियम कम हो। तो याद रखें सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं ताकि और ज़्यादा एडिमा ना हो। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बच्चा है उसमें प्रोटीन यूरिया होता है, अगर ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है तो प्रोटीन यूरिया कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 230। अ चाइल्ड इज रिकवरिंग फ्रॉम सीवियर अस्थमा अटैक एंड गिवन प्रेडनिसोन। बच्चे प्रेडनिसोन क्या है? स्टीरॉयड है। तो जब भी स्टीरॉयड देते हैं हमें पता है ना कौन कौन से साइड इफेक्ट आते हैं। उनमें से एक साइड इफेक्ट होता है कि बच्चे की इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। तो उसको प्रेडनिसोन दिया जा रहा है ट्वाइस डेली। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन? प्रायोरिटी नर्सिंग क्या है? हम जानते हैं स्टीरॉयड दे रहे हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर होगी बच्चे की, तो हमको किससे बचाना है? बच्चे को प्रिवेंट एक्सपोजिंग द चाइल्ड टू इन्फेक्शन। हमें इन्फेक्शन से बचाना है बच्चे को, क्योंकि हम जानते हैं कि उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है क्योंकि उसको स्टेरॉयड थेरेपी चल रही है। और मूड स्विंग्स हमने कहा था, ऑस्टियोपोरोसिस हमने कहा था, और हाइपरग्लाइसीमिया हमने कहा था स्टेरॉइड्स के साथ। लेकिन ध्यान रखें अगर किसी को स्टेरॉइड चल रहा है उसको इन्फेक्शन से बचाओ, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होगी, क्योंकि इम्यूनिटी को सप्रेस करता है स्टेरॉइड थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 231 क्या कह रहा है? अ चाइल्ड विद एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया, ALL, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया, जो कि सबसे कॉमन होता है बच्चे चिल्ड्रंस में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, चिल्ड्रंस में सबसे कॉमन ल्यूकीमिया कौन सा होता है? एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया। इज स्टार्टेड ऑन कीमोथेरेपी, उनको कीमोथेरेपी पे स्टार्ट किया गया है। प्रोटोकॉल दैट इंक्लूड प्रेडनिसोन, और उसको कौन सी ड्रग दी जा रही है? प्रेडनिसोन। अभी हमने पढ़ा बच्चे प्रेडनिसोन क्या है? स्टीरॉइड्स है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन डज द नर्स एंटिसिपेट? क्या साइड इफेक्ट आएगा स्टीरॉइड का? हमने पढ़ा है स्टीरॉइड का एक साइड इफेक्ट क्या आता है? मूड स्विंग्स। एक साइड इफेक्ट स्टीरॉइड्स का क्या होता है? मूड स्विंग्स। इसीलिए हो सकता है इस व्यक्ति में मूड चेंजेस देखने को मिले इस बच्चे में, क्योंकि प्रेडनिसोन एक स्टीरॉइड है और स्टीरॉइड का साइड इफेक्ट होता है मूड स्विंग्स। चलिए तो आंसर जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 232। A nurse is caring for a child with acute lymphoid leukemia who is receiving chemotherapy, जिसको कीमोथेरेपी चल रही है। The parents ask the child needs prednisone, चाइल्ड को प्रेडनिसोन की ज़रूरत है। हाउ शुड द नर्स रिस्पॉन्ड? वाई द चाइल्ड नीड्स प्रेडनिसोन, चाइल्ड को प्रेडनिसोन देने की ज़रूरत क्यों है? नर्स क्या रिस्पॉन्ड करेगी? बच्चे ये प्रेडनिसोन होता है स्टीरॉयड, और स्टीरॉयड का हमेशा क्या काम होता है? एंटी इन्फ्लामेटरी। स्टेरॉइड्स हमेशा क्या होते हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? इट डिक्रीजेज इन्फ्लामेशन। स्टेरॉइड्स क्या करता है? इन्फ्लामेशन को कम करता है, और प्रेडनिसोन एक स्टेरॉइड है इसलिए वो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करेगा। ये नर्स उनको बताएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 234 इंपॉर्टेंट है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग विनक्रिस्टिन, एक बच्चे को विनक्रिस्टिन चल रही है और प्रेडनिसोन चल रही है, यानी स्टेरॉइड और विनक्रिस्टिन, प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ चाइल्ड विद ल्यूकीमिया। फॉर व्हाट साइड एडवर्स इफेक्ट शुड द नर्स इंक्लूड दैट इंडिकेट विनक्रिस्टिन टॉक्सिसिटी? मैंने आपको काफ़ी बार बताया है विनक्रिस्टिन का साइड इफेक्ट पूछेगा ही पूछेगा। तो विनक्रिस्टिन के 2 सबसे बड़े साइड इफेक्ट याद रखना। एक तो मैंने आपको बताया था विनक्रिस्टिन अकेली एंटी कीमोथेरेपी, यानी कीमोथेरेपी की ऐसी ड्रग है जो कॉन्स्टिपेशन कराती है। तो एक तो आंसर जाएगा कॉन्स्टिपेशन, विनक्रिस्टिन से हमेशा कॉन्स्टिपेशन होता है। और दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, विनक्रिस्टिन कराता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये याद रखना, 2 याद रखना बस। विनक्रिस्टिन कॉन्स्टिपेशन कराता है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराता है। यानी अगर विनक्रिस्टिन की टॉक्सिसिटी होगी तो व्यक्ति में न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि वह पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराता है, ठीक है। जैसे इससे क्या होगा? पेरिस्थेसिस होगा, पेशेंट को पेरिस्थेसिस होगा, मसल वीकनिंग होगी, मसल वीकनेस, टोसिस हो सकता है, डिप्लोपिया हो सकता है। तो याद रखना पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराता है और कॉन्स्टिपेशन कराता है विनक्रिस्टिन का साइड इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 235। अ यंग चाइल्ड विद एक्यूट नॉन लिम्फोइड ल्यूकीमिया, बच्चे में ल्यूकीमिया देखने को मिल रहा है,
इज एडमिटेड टू पीडियाट्रिक यूनिट विद फीवर एंड न्यूट्रोपनिया। न्यूट्रोपनिया यानी बच्चे WBC का काउंट बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और आप जानते हैं ल्यूकीमिया में तीनों का काउंट कम हो जाता है, RBC भी कम हो जाता है, WBC भी कम हो जाता है, प्लेटलेट भी कम हो जाता है, और खासकर क्या कम होता है, WBC। अब आप जानते हैं कि और WBC का क्या है, कैंसर ऑफ WBC सेल को ही ल्यूकीमिया कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें न्यूट्रोपनिया यानी WBC का सेल बहुत कम हो जाता है, तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि WBC का जो काउंट है वो बहुत कम हो गया है। तो बच्चे को न्यूट्रोपनिया है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन टू मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद न्यूट्रोपनिया। न्यूट्रोपनिया के साथ कॉम्प्लिकेशन जो जुड़ा हुआ है उसको मिनिमाइज कम करने के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि उसकी WBC काउंट बहुत कम है, इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा है, इसीलिए हम बच्चे को प्राइवेट रूम में रख देते हैं ताकि वो विजिटर्स से ना मिल पाए। रेस्ट्रिक्टिंग इल विजिटर्स, जिन विजिटर्स की तबीयत खराब है उनको बच्चे से नहीं मिलने देंगे, बच्चे को प्राइवेट रूम में रखेंगे ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो, और जब भी बच्चे से मिलेंगे स्ट्रिक्ट हैंड वॉश टेक्निक का यूज़ करेंगे। ये सब क्यों कर रहे हैं, इन्फेक्शन से बचाने के लिए बच्चे को, क्योंकि हम जानते हैं बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। न्यूट्रोपनिया है, WBC बहुत कम है ल्यूकीमिया में, इसलिए इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो बीमार विजिटर है उनको ना आने दें, बार बार हैंड वॉशिंग करें और बच्चे को प्राइवेट रूम में शिफ्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 243, अ 5-year-old child is admitted to pediatric intensive care unit with a diagnosis of acute asthma। बच्चे को अस्थमा है, 5 साल के बच्चे को। ब्लड सैंपल इज ऑब्टेन टू मेजर द आर्टेरियल ब्लड गैस, EBG कराया गया है। व्हाट फाइंडिंग डज द नर्स एक्सपेक्ट। बताओ अस्थमा में क्या होता है बच्चे, ब्लॉकेज हो जाता है जिसकी वजह से जो बाहर निकालनी थी हवा इंस्पिरेशन के बाद वो नहीं हो पाती है। जब हवा बाहर नहीं निकलेगी, जो हवा बाहर निकलनी थी वो कौन सी थी, रेस्पिरेशन के बाद CO2। तो जब CO2 बाहर नहीं निकलेगा तो उसका बॉडी में अमाउंट बढ़ जाएगा, तो आप EBG में क्या देखोगे, सीधी सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप अस्थमा वाले बच्चे में देखोगे आपको कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसका एस्पिरेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो CO2 को बाहर नहीं भेज पा रहा है। अस्थमा से 2 क्वेश्चन और याद रखना, इसमें वीजिंग देखने को मिलती है और CDW कफ, वीजिंग और डिस्निया, 3 इसके लक्षण होते हैं। मैंने CDW करके याद किया है बच्चों, कफ, डिस्निया और वीजिंग साउंड देखने को मिलती है। और अस्थमा में चारकोट लेडन क्रिस्टल देखने को मिलता है, चारकोट लेडन क्रिस्टल, स्पुटम में चारकोट लेडन क्रिस्टल देखने को मिलता है। और अगर ब्रोंकोडायलेटर और स्टेरॉइड देने को बोले तो पहले देना है ब्रोंकोडायलेटर और तब देते हैं स्टेरॉइड, एक तो ये क्वेश्चन आता है। और स्टेटस अस्थमैटिकस में आधे घंटे तक लगातार अस्थमा होता है, ठीक है। और अस्थमा की दवाई तब भी लेना होता है जब उसके लक्षण नहीं आ रहे हैं, तब भी दवाई लेनी है, लगातार लेनी है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन अस्थमा से बनते हैं। CO2 का लेवल ज़्यादा नजर आएगा ब्लड में, EBG में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 244, व्हेन प्लानिंग डिस्चार्ज टीचिंग ऑफ अ पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड विद अस्थमा। एक बच्चे को अस्थमा है, व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड। अस्थमा वाले बच्चे में किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, बच्चे अस्थमा वाले में पहले से ही ऑक्सीजन कम है, CO2 ज़्यादा है, तो और उस्ताद बनने की ज़रूरत नहीं है, उसको एक्सरसाइज मत कराओ, एक्सर्सन मत कराओ, वो थके नहीं, क्योंकि जब आदमी थकता है, एक्सर्सन करता है तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड की नीड और ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इसमें बॉडी में उतना ऑक्सीजन नहीं है। और कोल्ड से उसका एक्सपोज मत कराओ बच्चे, कोल्ड से एक्सपोज कराओगे तो ब्रोंको स्पाज्म हो सकता है, ब्रोंकाई सिकुड़ सकती है, जबकि अस्थमा में पहले से ही इतना सारा माल अंदर पड़ा हुआ है कि ब्रोंकाई पहले से ही सिकुड़ी हुई है। तो उसको कोल्ड से एक्सपोज ना करें, उसको एक्सर्सन ना करें, वरना उसकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। ये 2 काम ना करें, कोल्ड से एक्सपोज ना करें और एक्सर्सन ना करवाएं, ठीक है। तो आंसर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 245, व्हेन प्रिपेयरिंग ए चाइल्ड फॉर अस्थमा फॉर डिस्चार्ज, अस्थमा का बच्चा है उसको डिस्चार्ज करें, व्हाट मस्ट द नर्स एम्फसाइज टू द फैमिली को क्या समझाएगी। एक तो सारे एलर्जेंस जो है आपके घर में उनको एलिमिनेट करो, झाड़ू पोछा डस्टिंग करके सबको एलिमिनेट करो। दूसरा, एक्सपोजर और इन्फेक्शन बाय हैविंग द चाइल्ड ट्यूटर्ड एट होम, ठीक है, इन्फेक्शन के एक्सपोजर से बच्चे को बचाओ। ये 2 काम करेंगे अस्थमा के बच्चे में, बस थोड़ा सा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 246, अ चाइल्ड विद अ हिस्ट्री ऑफ अस्थमा, एक बच्चे को अस्थमा है, उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया जाता है और उसको एक्यूट एक्जर्वेशन ऑफ अस्थमा है। व्हाट नर्सिंग असेसमेंट सपोर्ट दिस कंक्लूजन। अस्थमा में 3 चीज़ें ही मैंने आपको बताई थी, कफ, डिस्निया एंड वीजिंग, CDW।
तो एक तो इसमें वीजिंग आएगा अस्थमा में, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, और एक टेकिकार्डिया होगा, बच्चे का हार्ट रेट बड़ा होगा। तो 3 और 4 इसमें आंसर हो जाएंगे अस्थमा में। कफ, डिस्निया और वीजिंग, CDW याद रखिएगा अस्थमा में। क्वेश्चन नंबर 247, अ चाइल्ड हैज एडमिटेड टू द पीडियाट्रिक यूनिट विद सीवियर अस्थमा अटैक, बच्चे में सीवियर अस्थमा अटैक आ रहा है। विच टाइप ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस, कौन सा टाइप का एसिड बेस इम्बैलेंस शुड द नर्स एक्सपेक्ट इन द चाइल्ड टू डेवलप। मुझे बताओ, क्या अस्थमा में बच्चा जो CO2 है उसको बाहर निकाल पा रहा है? नहीं। तो क्या CO2 बाहर जा पा रही है? नहीं। जब CO2 बाहर नहीं जा रही है तो CO2 बॉडी में बढ़ जा रही है, और जब बॉडी में CO2 बढ़ती है तो CO2 क्या एक्ट करती है? एसिड। तो अगर CO2 बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? एसिडोसिस। और मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी? रेस्पिरेटरी। तो क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि जो CO2 है वो बाहर नहीं जा पा रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से व्यक्ति में क्या देखने को मिलेगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। हर वो कंडीशन बच्चे, रेस्पिरेटरी की हर वो कंडीशन जिसमें पेशेंट नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है ना, उसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम होगा और CO2 ज़्यादा होगा। CO2 ज़्यादा होने को एसिडोसिस कहते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? इस व्यक्ति को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, कॉज बाय इम्पेयर्ड रेस्पिरेशन एंड इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बढ़ जाएगा इम्पेयर्ड रेस्पिरेशन की वजह से, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा अस्थमा वाले बच्चे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 248, टॉन्सिलेक्टमी से बनने वाला सबसे कॉमन क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछा गया है। एक व्यक्ति के बच्चे का टॉन्सिलेक्टमी करी गई है। व्हाट फाइंडिंग अलर्ट द नर्स टू सस्पेक्ट द इनिशियल स्टेज ऑफ हेमरेज। अगर किसी की टॉन्सिलेक्टमी की गई है तो कैसे पता चलेगा कि उसमें ब्लीडिंग हो रही है या हेमरेज हो रहा है? याद रखना, अगर बच्चा लगातार घूट रहा है, फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग, अगर टॉन्सिलेक्टमी के बाद बच्चा बार बार घूट रहा है तो समझ जाओ अंदर ब्लीडिंग हो रही है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। फ्रीक्वेंट स्वेलिंग, टॉन्सिलेक्टमी के बाद बार बार अगर बच्चा घूट रहा है तो समझ जाओ उसको ब्लीडिंग हो रही है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है 249, अ चाइल्ड विद टॉन्सिलेक्टमी। टॉन्सिलेक्टमी से एक क्वेश्चन याद रखना बच्चे, इसको रेड कलर का कोई भी फ्लूइड ना दो। ऐसा कोई भी फ्लूइड नहीं पिलाते बच्चे को जो रेड कलर का हो, वरना आप ब्लीडिंग और इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। इसको कभी भी मिल्क प्रोडक्ट मत दो। मिल्क प्रोडक्ट इसके ऊपर एक लेयर बना देती है, जिसकी वजह से बच्चे को बार बार खांसी होती है और ज़्यादा ब्लीडिंग का खतरा होता है। तो ये क्वेश्चन आता है, मिल्क प्रोडक्ट कभी भी मत दो, रेड कलर का फ्लूइड कभी भी मत दो। तो टॉन्सिलेक्टमी और एडिनोक्टमी एक पेशेंट को हो रखी है और उसको बार बार रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, यानी टॉन्सिलेक्टमी के बाद बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है। पोस्ट ऑपरेटिवली व्हाट शुड द नर्स टीच द पेशेंट टू डू। पोस्ट ऑपरेटिवली हम उसको क्या करने को बोलेंगे? देखिए, अगर उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो हम उसे आइस चिप्स सक करने को बोलते हैं ऑपरेशन के बाद। ये क्या करता है, जो आइस चिप्स होते हैं ना, ये काफ़ी सूदिंग होता है गले के लिए, और इसकी वजह से वैसो कंस्ट्रिक्शन भी होता है। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है और सूदिंग होता है, इसीलिए हम इसको टॉन्सिलेक्टमी के बाद पेशेंट को बोलते हैं कि आइस चिप्स को लीजिए, और रेड कलर का फ्लूइड मत लीजिए, मिल्क प्रोडक्ट मत लीजिए, वरना वो कोट कर देगा अंदर। क्वेश्चन नंबर 250, अ 4-year-old चाइल्ड इज डायग्नोज्ड विद म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम। म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है? कावासाकी डिजीज। कावासाकी डिजीज हो रहा है 4 साल के बच्चे को। द क्लाइंट इज एडमिटेड टू द पीडियाट्रिक यूनिट एंड द नर्स परफॉर्म इनिशियल असेसमेंट। व्हाट फाइंडिंग सपोर्ट दिस डायग्नोसिस। क्या देखने को मिलेगा कि हम समझ जाएंगे इसको कावासाकी डिजीज है? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। कावासाकी डिजीज में स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलता है बच्चे। कावासाकी डिजीज में क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रॉबेरी टंग। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलेगा। जो देखो बच्चे, ऐसी स्ट्रॉबेरी की तरह टंग नज़र आती है। वो काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, स्ट्रॉबेरी टंग किस में नज़र आती है? कावासाकी डिजीज में। स्ट्रॉबेरी टंग किस में नज़र आएगी? कावासाकी डिजीज। ये देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 251, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ 3-year-old चाइल्ड डायग्नोसिस ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसमें प्रोटीन यूरिया के साथ बाहर आता है, यूरिन के साथ बाहर आता है 3.5 ग्राम से ज़्यादा, हाइपोएल्बुमिया, हाइपोलिपिडीमिया, एडीमिया, पेरीऑर्बिटल एडिमा, डेली वेट चेक करेंगे, ये तरीके के लक्षण देखे जाते हैं। इस नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चे में कौन सी इंटरवेंशन ज़रूरी होगी? इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना सबसे ज़रूरी है बच्चे इसको। प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है पेशेंट। बच्चा एडिक्वेट न्यूट्रिशन वगैरह नहीं ले पा रहा है,
और बहुत कमज़ोर हो गया है बच्चा, इसीलिए सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का रिस्क होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। और पेशेंट के अंदर जो एल्ब्यूमिन थे, जो ग्लोबुलिन होते हैं, जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, वो किसके बनते हैं बच्चे? प्रोटीन के। वो भी नहीं बनेंगे क्योंकि सारा प्रोटीन यूरिन के साथ कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इन्फेक्शन से बचाना हमारा पहला दायित्व या प्रायोरिटी होगी एक बच्चे में जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 252। A child with nephrotic syndrome visit the clinic for follow-up visit. During the visit, the parent states नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चे को लेके आए और पेरेंट्स बताते हैं द चाइल्ड इज ऑलवेज टायर्ड, चाइल्ड हमेशा थका हुआ होता है, एंड नो एपेटाइट, और उसको भूख भी नहीं लग रही है। द नर्स ऑब्जर्व दैट चाइल्ड हैज़ मडी पेल कॉम्प्लेक्शन, व्हाट प्रॉब्लम डज द नर्स सस्पेक्ट। बच्चे याद रखना, जब भी हमारे ब्लड में टॉक्सिक वेस्ट बढ़ते हैं ना, मान लीजिए किसी की किडनी ख़राब है, दोनों किडनी मान लीजिए ख़राब है, और बॉडी में टॉक्सिक वेस्ट जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो बढ़ रहा है। जब भी नाइट्रोजिनस वेस्ट बढ़ता है ना, सबसे पहले लक्षण आते हैं पेशेंट को भूख नहीं लगती है, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, पेशेंट क्योंकि अच्छे से खाना नहीं खाएगा, भूख नहीं लगेगी, पेशेंट काफ़ी थका हुआ रहेगा। टायर्ड और भूख ना लगना एक चीज़ बताता है कि किडनी ख़राब हो रही हैं। क्यों? क्योंकि किडनी ख़राब होने की वजह से नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या करता है? बढ़ता है, और नाइट्रोजिनस वेस्ट बढ़ने से लक्षण आते हैं भूख ना लगना, टायर्ड। तो अगर माँ बाप बताएंगे कि वो हमेशा थका हुआ रहता है और उसको भूख नहीं लगती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चे को, तो हम समझ जाएंगे इम्पेंडिंग रीनल फेलियर। इसका मतलब रीनल फेलियर हो रहा है, रीनल अपना काम नहीं कर रहा है, रीनल फेलियर की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नाइट्रोजिनस वेस्ट बढ़ रहा है और व्यक्ति में लक्षण देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 253। A healthcare provider list order of a young child with tentative diagnosis of Wilms tumor। वो कह रहे हैं कि एक चाइल्ड को हो सकता है कि विल्म्स ट्यूमर हो, विच ऑर्डर शुड द नर्स क्वेश्चन। डायग्नोसिस के किस मेथड के लिए नर्स क्वेश्चन करेगी कि ये मत कीजिए। याद रखना बच्चे, विल्म्स ट्यूमर क्या होता है? एक किडनी का ट्यूमर होता है जो कि इनकैप्सुलेटेड होता है, यानी ढका हुआ होता है, उसके अंदर ट्यूमर होता है। तो दो चीज़ें बताई जाती है कि विल्म्स ट्यूमर वाले बच्चे में, एक तो पाल्पेशन मत करो, पाल्पेट मत करो उस जगह पर, और दूसरा वहाँ की बायोप्सी मत लो। दोनों ही चीज़ अगर आप करते हो तो ये जो इनकैप्सुलेटेड ट्यूमर है ये ब्रेक हो सकता है, और अगर ये ब्रेक हो गया तो हो सकता है कि जो अंदर ट्यूमर है वो अब दूसरे शरीर के दूसरे भागों में भी मेटास्टेसाइज हो जाए। इसीलिए विलियम्स ट्यूमर के बच्चे में कभी भी पाल्पेट यानी पाल्पिटेशन मत करो, विलियम्स ट्यूमर के बच्चे में कभी भी बायोप्सी मत करो। तो नर्स किस चीज़ को क्वेश्चन करेगी? रीनल बायोप्सी को। वो बोलेगी डॉक्टर साहब आप रीनल बायोप्सी नहीं लिख सकते इस बच्चे को जिसको आपको लग रहा है कि विलियम्स ट्यूमर हो सकता है, क्योंकि बायोप्सी अगर करोगे तो हो सकता है कि वो ब्रेक हो जाए इनकैप्सुलेटेड ट्यूमर, और उसके बाद उसका मेटास्टेसिस दूसरे ऑर्गन में देखने को मिले, मेटास्टेसिस दूसरे ऑर्गन में देखने को मिले। तो याद रखना, विलियम्स ट्यूमर वाले बच्चे में रीनल बायोप्सी नहीं करेंगे, पाल्पेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 254। अ चाइल्ड हु इज़ रिसीविंग प्रोलॉन्ग्ड स्टेरॉइड थेरेपी, काफ़ी लंबे से समय से स्टेरॉइड थेरेपी उसको चल रही है, डेवलप कुशिंगॉइड अपीयरेंस, उसको कुशिंगॉइड अपीयरेंस आ गया है। जो हम कुशिंग सिंड्रोम पढ़ते थे ना, याद आया वो डायग्राम? कुशिंग सिंड्रोम के व्यक्ति का जो काफ़ी ट्रंकल ओबिसिटी थे, पतले से हाथ पाँव थे, ऐसे कुब्बड़ सा आगे को रहता था, ये सारे लक्षण कुशिंग सिंड्रोम के, तो वो देखने को मिल रहा है। वट विल बी नर्सिंग असेसमेंट प्रोबेबली रिवील, क्या नर्सिंग असेसमेंट में आपको करने को देखने को मिलेगा अगर कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंगॉइड अपीयरेंस देखने को मिल रहा है स्टेरॉइड थेरेपी के बाद? तो ट्रंकल ओबिसिटी देखने को मिलेगी एंड थिन एक्सट्रीमिटीज़, ये दो आंसर जाएंगे बच्चे। एक तो ट्रंकल ओबिसिटी देखने को मिलेगी और थिन एक्सट्रीमिटीज़ देखने को मिलेगी, ये दो देखे जाते थे कुशिंग सिंड्रोम में भी, कुशिंग सिंड्रोम में भी ये देखे जाते हैं, ट्रंकल ओबिसिटी एंड थिन एक्सट्रीमिटीज़। ये देखो बच्चे, ट्रंकल ओबिसिटी यहाँ पर आपको नज़र आ रही हो, बीच में कितने ओबिसिटी है और हाथ पाँव पतले, थिन एक्सट्रीमिटीज़, ये कुशिंग सिंड्रोम के लक्षण है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी देखिए, थिन आर्म एंड लेग्स थिन होंगे, और यहाँ पर ट्रंकल ओबिसिटी देखने को मिलेगी, बफेलो हम्प देखने को मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, राउंड मून फेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है कुशिंगॉइड अपीयरेंस, बफेलो हम्प, मून फेस, थिन हैंड, ट्रंकल ओबिसिटी,
क्वेश्चन नंबर 255, अ 3-year-old प्री स्कूलर हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एक बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम में उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर द नर्स टू इवैल्यूएट फ्लूइड रिटेंशन और लॉस। कितना फ्लूइड रिटेंशन हुआ है, कितना लॉस हुआ है। फ्लूइड लॉस को देखने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है बच्चे, वेट मेज़र करो डेली, वेट डेली चेक करो और सेम कपड़ों में करो, सेम टाइम में करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है अगर आज उसका वज़न मान लीजिए 51 kg है और कल उसका वज़न 52 kg हो जाए तो हम समझ जाएंगे 1 लीटर पानी रुक गया है बॉडी के अंदर। यानी कि 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1 kg के बराबर होता है। इसीलिए फ्लूइड कितना रुका है और कितना लॉस हुआ है, कभी भी इसको देखना है तो वेट चेक करो डेली। तो वेट डेली एट सेम टाइम में सेम क्लोथ के साथ वेट चेक करना बताता है कि फ्लूइड बैलेंस को सबसे अच्छा यही बताता है वेट। ठीक है, इसलिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो भी किडनी के पेशेंट होते हैं ना, उनमें रोज़ सुबह वेट चेक किया जाता है वार्ड में। एम्स में भी आप देखेंगे रोज़ सुबह वेट चेक होता है किडनी पेशेंट का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 256, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड न्यूली डायग्नोज्ड विद एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। बच्चे में एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। अब ल्यूकीमिया में आपको पता है ना बच्चे, ल्यूकीमिया में क्या देखने को मिलता है, आरबीसी भी हो जाती हैं कम, डब्ल्यूबीसी भी हो जाती है कम, प्लेटलेट भी हो जाती है कम। तो यही लक्षण देखने को मिलता है। अगर आरबीसी कम होगी तो क्या देखने को मिलेगा, एनीमिया। इसीलिए ल्यूकीमिया के बच्चे को एनीमिया होता है, इसीलिए वो पेलर नज़र आएगा एनीमिया की वजह से। इसीलिए वो बहुत जल्दी थक जाएगा। एनीमिया की वजह से क्या क्या होगा, बहुत ही पेलर होगा और थकावट उसमें नज़र आएगी, दोनों एनीमिया की वजह से। और अगर प्लेटलेट कम है तो मल्टीपल ब्रूसेस, अगर प्लेटलेट कम है तो ब्लीडिंग होगी और ब्लीडिंग होने की वजह से मल्टीपल उसको ब्रूसेस दिखेंगे, खून के धब्बे छींटे दिखेंगे। तो पेलर, फटीक और मल्टीपल ब्रूसेस आंसर जाएगा एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में। क्वेश्चन नंबर 258, अ 3-year-old चाइल्ड हु हैज़ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। एक 3 साल का बच्चा जिसे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, उसको क्रेनियल रेडिएशन दिया जा रहा है, यानी उसके क्रेनियम में क्या दिया जा रहा है, रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है। तो वो कह रहा है द नर्स शुड एक्सप्लेन द पेरेंट दैट रेडिएशन विल। तो मुझे बताओ कि कीमोथेरेपी से जब काम हो जाता है तो रेडिएशन थेरेपी क्यों दी जा रही है उसके क्रेनियम में। इसलिए बच्चे क्योंकि कीमोथेरेपी ना ब्लड ब्रेन बैरियर को पूरी तरीके से क्रॉस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो ब्रेन में नहीं पहुंच पाती ब्रेन में, इसीलिए रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। और क्यों दी जाती है, प्रिवेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट। रेडिएशन क्या करता है, ल्यूकीमिक सेल को डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि कीमोथेरेपेटिक जो एजेंट होते हैं वो इनएडिक्वेटली एब्जॉर्ब्ड होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू, है ना। इसीलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट को प्रिवेंट करने के लिए आप रेडिएशन थेरेपी दे देते हो अगर ब्रेन में ल्यूकीमिया है तो। ALL, ठीक है, ALL के लिए आप ब्रेन में दे देते हो रेडिएशन थेरेपी। चलिए